गांव में हरिया अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। गांव में उसका अपना गन्ने का एक खेत था। वो अपने खेत में उगे गन्नों को बाजार में बेचकर अपनी जीविका चलाया करता था। आ गए जी गन्ने बेचकर। अरे ये क्या, आज भी इतने सारे गन्ने बच गए। हाँ कमला, पता नहीं कुछ समय से गन्नों का ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। पहले तो गन्ने के रस वाला मुझसे सारे गन्ने खरीद लेता था, लेकिन अब वो भी अपना काम बंद करके शहर चला गया। सुबह से ये बस 150 रुपए की कमाई हुई है। बस इतने से पैसे? इन पैसों में तो ठीक से घर का राशन भी नहीं आएगा जी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को हमें 2 वक्त की रोटी भी उधार पर खानी पड़ेगी। घर में आटा खत्म होने को है। किशन भैया के पास जाकर थोड़ा आटा ले आइए। हरिया रोटी बनाने के लिए आटा लेकर आता है। पैसों की कमी की वजह से उनके पास खाने को सब्जी नहीं होती, तो वो दोनों अचार के साथ ही रोटी खा लेते हैं। अगले दिन हरिया फिर से बाजार में गन्ने बेचने जाता है। गन्ने ले लो गन्ने, ताजा ताजा मीठे मीठे गन्ने। एक बार जो इन्हें खाए इनका स्वाद का दीवाना हो जाए। आओ और ले जाओ हरिया के खेत के ताजा शुद्ध मीठे गन्ने। हरिया की आवाज सुनकर कुछ लोग उसके पास आकर गन्ने खरीदते हैं। तभी सूट बूट पहना एक रौबदार आदमी हरिया के गन्ने के ठेले के सामने आकर रुक जाता है। अरे भैया, मुझे जरा एक गन्ना तो चखाना। अभी देता हूं साहब। हरिया उस आदमी को धोकर एक गन्ना देता है। वो आदमी जैसे ही उस गन्ने को खाता है तो उसे वो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। वाह क्या गन्ना है! बहुत समय से इसी गन्ने की तलाश में था मैं। क्या मिठास है इस गन्ने की! इसकी खुशबू से ही पता चल रहा है कि यह कितना शुद्ध और ताजा है। हाँ साहब, यह गन्ना बिल्कुल शुद्ध और ताजा है। मैं इन्हें खुद अपने खेत में उगाता हूं। बताइए आपको कितने गन्ने लेने हैं? नहीं नहीं, मुझे तुमसे गन्ने नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम इन गन्नों से मुझे शुद्ध गुड़ बना कर दो। मेरा अपना एक ऑर्गेनिक फूड स्टोर है। मैं वहां पर खाने का ऑर्गेनिक सामान बेचता हूं। मुझे तुम्हारे गन्ने का स्वाद अच्छा लगा, इसीलिए मैं तुम्हें 50 किलो गुड़ बनाने का ऑर्डर देना चाहता हूं। अगर तुम्हारे गुड़ की बिक्री अच्छी हुई तो फिर मैं अगली बार और बड़ा ऑर्डर दूंगा। माफ कीजिएगा मालिक, लेकिन हमने कभी गुड़ नहीं बनाया। हमें इसका बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। कोई बात नहीं, तुम अपनी पत्नी से बात करना, हो सकता है उसे गुड़ बनाना आता हो। तुम ये मेरा कार्ड रखो, जो भी हो कल तक बता देना, फिर मैं तुम्हें एडवांस पैसे पहुंचा दूंगा। ठीक है साहब। वो आदमी हरिया को अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। शाम को जब हरिया अपने घर जाता है तो अपनी पत्नी कमला को सारी बात बताता है। अरे आप उन्हें हाँ बोल दीजिए। मेरी शादी से पहले एक बार मेरी माँ ने मुझे गन्ने के रस से गुड़ बनाना सिखाया था। मेरी माँ बहुत ही अच्छा गुड़ बनाती थी। आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से सारा गुड़ बनाकर तैयार कर लूंगी। अरे वाह कमला, तुमने तो मेरी सारी परेशानी ही हल कर दी। मैं खेत जाकर गन्नों की कटाई कर देता हूँ और साहब को भी खबर कर देता हूँ। फिर कल से तुम गुड़ बनाने का काम शुरू कर देना। ठीक है जी। हरिया खेत में जाकर अपने गन्नों की कटाई कर रहा होता है। तभी वहां से उसका पड़ोसी गगन गुजर रहा था। वो हरिया को इतने सारे गन्नों की कटाई करते हुए देखकर कहता है, क्या बात है हरिया भैया, इतने सारे गन्नों की कटाई कर रहे हो? कोई बड़ा ग्राहक मिल गया है क्या? हाँ भैया, बस कुछ ऐसा ही समझ लो। हरिया सीधे स्वभाव से उसे सारी बात बता देता है, लेकिन गगन उसकी तरक्की से अंदर ही अंदर जल भुन जाता है। वो मन ही मन सोचता है, गन्ने का खेत तो मेरा भी है। मैं भी इतने सालों से गन्ने बेच रहा हूं। मुझे तो आज तक कभी भी इतना बड़ा ऑर्डर नहीं मिला। मुझे तो लगता है यही मेरे ग्राहक चुराता है। इसी वजह से मेरा काम ठप पड़ गया है। अरे मन मन में क्या सोचने लगे गगन भैया? कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छी बात है भैया, जो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तुम्हें, ऐसी ही तरक्की करते रहो। गगन चिढ़कर वहां से चला जाता है और अपने घर जाकर हरिया का काम खराब करने के लिए अपने दिमाग में कोई खुराफात सोचने लगता है। देर रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो गगन चुपके से हाथ में एक बोतल और माचिस लेकर हरिया के गोदाम की तरफ जाता है।
अभी बस थोड़ी देर में इसकी ये गन्ने की फसल जलकर राख हो जाएगी, फिर देखता हूँ कैसे करता है ये तरक्की। गगन हरिया के गोदाम में मिट्टी का तेल छिड़क कर गन्नों में आग लगा देता है। थोड़ी ही देर में सभी गन्ने पूरी तरह आग पकड़ लेते हैं और जल कर राख हो जाते हैं। अब मजा आएगा। गगन वहां से चुपके से भाग जाता है। हरिया जब सुबह अपने गोदाम में जाता है तो अपने गोदाम का ऐसा हाल देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे गन्ने जलकर बर्बाद हो गए। ये कैसे हुआ? मेरे गोदाम में अचानक आग कैसे लग गई? हरिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर गगन जानबूझकर वहां आता है और ऐसे बनकर दिखाता है जैसे वो इस बारे में कुछ जानता ही नहीं। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया हरिया भैया? बाप रे बाप, तुम्हारी तो पूरी की पूरी गन्ने की फसल जलकर बर्बाद हो गई। अपनी फसल का ये हाल देखकर हरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए अपने घर जाकर कमला को सारी बात बताता है। कमला भी ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। अब मैं सेठ जी को क्या कहूंगा? पहली बार हमें कोई अच्छा काम मिला था, उसमें भी न जाने हमें किसकी नजर लग गई। जो हुआ बहुत गलत हुआ है जी, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। खेत में एक दो गन्ने के अलावा गन्ने की सारी फसल खत्म हो चुकी है। आप जाकर खेत में बुआई कर लीजिए। जो हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते ना। हरिया दुखी मन से खेत में गन्नों की बुआई करने जाता है। तभी वहां पर अपने खेत को देखकर उसकी आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं। न जाने मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इतने महीने अब घर का खर्च कैसे चलाऊंगा मैं? बाजार में बेचने को भी मेरे पास अब गन्ने नहीं बचे हैं। समझ में नहीं आ रहा सेठ जी को क्या जवाब दूंगा। ऐसे तो वो मुझे आगे कोई काम ही नहीं देंगे। हरिया, इस तरह परेशान मत हो। मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा। अरे ये आवाज कहां से आई? मैं बोल रहा हूं, इधर देखो। हरिया इधर उधर देखता है तो उसे वहां कोई नजर नहीं आता। अरे यहां तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज कहां से आई? ध्यान से देखो, मैं इधर हूं। जादुई गन्ना। जादुई गन्ना? इतना कहकर हरिया जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने सामने दो हाथ पैरों वाला और दो आंखों वाला एक गन्ना दिखाई देता है। उसे देखकर हरिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो अपनी आंखें मसल कर फिर से ध्यान से उसकी ओर देखता है। ऐसे आंख मसल मसल कर क्या देख रहे हो? मैं जादुई गन्ना हूं। मैंने तुम्हारी परेशानी सुनी, इसीलिए तुम्हारी मदद करने के लिए चला आया। हे भगवान, तुम किस तरह के गन्ने हो जो मुझसे बात कर रहे हो? आज से पहले तो मैंने कभी भी तुम्हारे जैसा गन्ना नहीं देखा। देखोगे भी तो कैसे, क्योंकि मैं दुनिया में सिर्फ एक ही पीस हूं। अभी तो तुमने मेरा जादू देखा ही कहां है। मैं अभी तुम्हें अपनी जादू की एक छोटी सी झलक दिखाता हूं। जादुई गन्ना अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को खेत की ओर घुमाता है तो देखते ही देखते हरिया का पूरा खेत गन्ने की फसल से लहलहा उठता है। ये कैसे किया तुमने? मेरा खेत फिर से हरा भरा हो गया। मतलब मेरी कमला अब आराम से इन गन्नों से गुड़ बना सकेगी। अब मुझे सेठ जी का दिया हुआ ऑर्डर भी कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अब तुम्हें अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी पत्नी को इन गन्नों से गुड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब? अगर कमला इन गन्नों से गुड़ नहीं बनाएगी तो फिर मैं सेठ जी को गुड़ कैसे दूंगा? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। गुड़ बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा, तो फिर मैं मशीन वाले के पास जाकर गन्ने का रस निकलवा कर लेकर आता हूं। अरे हरिया, तुम भी ना बहुत भोले हो। तुम्हारे सामने यह जादुई गन्ना खड़ा है। मैं अपने जादू से कुछ भी कर सकता हूं। अब बस देखते जाओ मेरा कमाल। जादुई गन्ना अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को आगे बढ़ाता है। तभी वहां पर गन्ने का रस निकलने की एक बहुत बड़ी मशीन आ जाती है और साथ ही वहां पर बहुत सारी बड़ी बड़ी कढ़ाइयां भी आ जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। कमाल तो तुम मेरा अब देखोगे। जादुई गन्ना अब अपने हाथों से खेत में उगे गन्नों को इशारा करता है तो गन्ने खुद ब खुद खेत से निकलकर मशीन के अंदर चले जाते हैं। मशीन खुद ब खुद घूमती हुई गन्नों का जूस निकालने लगती है और सारा जूस वहां पर रखी कढ़ाइयों में इकट्ठा हो जाता है।
अब देखना मैं कैसे इस गन्ने के रस से ताजा गुड़ तैयार करता हूँ। जादुई गन्ना अपने हाथों से कढ़ाई की तरफ इशारा करता है तो कढ़ाई के नीचे चूल्हा जलने लगता है। अपने आप कढ़ाई के अंदर बड़ी बड़ी कड़छियां घूमने लगती है। देखते ही देखते कढ़ाइयों के अंदर गन्ने का रस पककर तैयार हो जाता है। जादुई गन्ना अपने जादू से गुड़ के उस मिश्रण को साँचों में भर देता है और हरिया की नजरों के सामने वहां कुछ ही देर में ताजा गुड़ बनकर तैयार हो जाता है। जादुई गन्ना अपने जादू से तुरंत ही उस सारे गुड़ को डब्बों में पैक कर देता है। हो गया तुम्हारा 50 किलो गुड़ बनकर तैयार। अब जल्दी से सेठ जी को फोन करो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई गन्ने। पता नहीं अगर तुम नहीं होते तो मैं क्या करता। मैं आखिर किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं। हरिया जल्दी से सेठ जी को फोन करता है। कुछ ही देर में सेठ जी अपने एक आदमी को गाड़ी लेकर हरिया के पास भेज देते हैं। वो सारा गुड़ गाड़ी में भरकर हरिया को उसके पूरे पैसे दे देता है। पैसे पाकर हरिया बहुत खुश होता है और जादुई गन्ने का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। उस दिन के बाद जादुई गन्ना हमेशा उसके साथ रहता है और अगर कभी भी कोई हरिया की तरफ आंख उठाकर देखे या उसके खेत को बर्बाद करने का इरादा रखे तो जादुई गन्ना खूब अच्छे से उसकी पिटाई करता है। सलोनी ने बचपन से ही अपने घर में हिंसा का माहौल देखा था। उसके पिता बहुत ज्यादा शराब पीते थे, जिस वजह से उसकी माँ को लोगों के घरों में जाकर काम करना पड़ता था। लेकिन उसके पिता उसके माँ के कमाए हुए पैसों को भी छीनकर उनकी शराब पी जाते थे और जब उसकी माँ उन्हें पैसे देने से मना करती तो वो उनके साथ खूब मारपीट करते, जिस वजह से सलोनी अपने बचपन से ही बड़ी डरी सहमी रहती थी। हे भगवान, मुझ पर इतनी कृपा करना कि मुझे मेरे पिता जैसा पति ना मिले। मेरी माँ ने मेरे पिता की वजह से बहुत कुछ झेला है। मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर मेरी जिंदगी भी ऐसी ही हो। सलोनी अपने दिमाग में हर वक्त बस यही बात सोचती रहती थी। उसकी इतनी प्रार्थना करने पर भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के के साथ हुई। उसके ससुराल में उसकी सास और ननंद भले ही अच्छी नहीं थे, लेकिन उसका पति जतिन उससे बहुत प्यार करता था। सलोनी, जल्दी से नाश्ता ले आओ, नहीं तो मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो जाएगी। बस अभी लेकर आई। देख रहा है ना तू इसकी हरकतें। अभी नई नई शादी हुई है और अभी से इसके ये हाल है। आगे जाकर तो पता नहीं क्या करेगी। जब इसे पता है कि तुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है तो ये समय से उठकर खाना तैयार क्यों नहीं करती। खामका हर रोज इसके चक्कर में तुझे देर होती है। अरे तुम क्या बोल रही हो माँ, वो हर रोज समय से ही तो उठती है, बस आज ही उसे उठने में थोड़ी सी देर हो गई। देख रही हो ना माँ, पहले तो भैया तुम्हारे सामने चू तक की आवाज नहीं निकालते थे, लेकिन जब से वो महारानी घर में आई है तब से भैया तुमसे भी जबान लड़ाने लगे हैं। तुझे आग में घी डालने में ज्यादा मजा आता है क्या? मुझे तो समझ नहीं आता क्यों आप दोनों उस बेचारी के पीछे पड़े रहते हो। हमारी नई नई शादी हुई है, आपको उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, लेकिन आप दोनों तो हमेशा हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी रहती हो। ये लीजिए नाश्ता। मुझे कोई नाश्ता नहीं करना यार, इन दोनों ने मेरी भूख ही खत्म कर दी। अरे आप क्यों माँ जी और दीदी की बातों का बुरा मान जाते हो? अगर अभी आपको नाश्ता करने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने आपके लंच के साथ पराठे भी पैक कर दिए हैं। आप आराम से ऑफिस में जाकर खा लेना। सलोनी की सास और ननंद उससे बहुत चिढ़ती थी क्योंकि जतिन ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर सलोनी से शादी की थी, इसलिए वो हर वक्त उस पर कोई ना कोई तंज कसती ही रहती थी। उनकी शादी को अब 2 साल बीत चुके थे और सलोनी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। उनके घर में बड़ी ही खुशी का माहौल था कि तभी एक दिन काम से घर लौटते वक्त जतिन की गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। करमजली, मेरे बेटे को तो खा गई। मैंने तो उससे पहले ही कहा था कि इस लड़की से शादी मत कर, ये तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। हाय, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। ये आप मुझ पर किस तरह के इल्जाम लगा रही है माँ जी? अपने बेटे को खोने का जितना दुख आपको है, मुझे भी अपने पति को खोने का उतना ही दुख है। बेचारी मेरी बच्ची तो ढंग से अपने पिता के साथ समय भी नहीं बिता पाई थी और आप मुझसे ऐसी बातें कर रही है।
तेरे साथ साथ तेरी ये बेटी भी मनहूस है। अब तक तो मैं अपने बेटे की शर्म करके चुप थी, लेकिन अब तो तुम दोनों मेरे बेटे को ही खा गई। मैं अब तुम दोनों को एक पल भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ तुम दोनों, वरना ठीक नहीं होगा। तुम ठीक कह रही हो माँ, अगर ये दोनों इस घर में रही तो थोड़े दिन में हमें भी खा जाएंगी। निकल जाओ तुम अपनी बेटी को लेकर हमारे घर से। सलोनी उन दोनों को बहुत समझाती है, उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो दोनों उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं, जिस वजह से सलोनी की छोटी सी बेटी बहुत डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तुम इन दोनों के साथ क्या कर रही हो शारदा बहन? इन्हें घर के अंदर लेकर जाओ। मैं इन दोनों को कहीं भी लेकर नहीं जाने वाली। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं इन दोनों को अपने घर में रखकर क्या करूंगी? ये दोनों ही मनहूस है, ये मेरे घर से निकल जाए तो ही अच्छा है। ये सब हम पहले से ही जानते हैं शारदा काकी कि आप इनकी शादी के खिलाफ थे। आप पहले से ही सलोनी भाभी से चिढ़ती हो। इनके लिए आपकी नफरत गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन इस वजह से आप उन्हें इस तरह घर से नहीं निकाल सकती। देश का कानून भी आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। सही कहा बेटा तुमने, हम किसी और की बेटी के साथ ऐसा अन्याय होते हुए नहीं देख सकते। ये बेचारी ऐसे समय में अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाएगी? कुछ समय पहले ही तो इसके माँ बाप भी चल बसे। उनके पड़ोसी उन पर खूब दबाव बनाते हैं, जिस वजह से वो दोनों माँ बेटी ना चाहते हुए भी सलोनी और उसकी बेटी को घर से बाहर नहीं निकाल पाती, जिस वजह से उन्हें उन दोनों को मजबूरन अपने घर में रखना पड़ता है। इन लोगों की वजह से मैंने तुझे अपने घर में तो रख लिया, लेकिन पहले ही बता देती हूँ, इस घर में तेरी हैसियत एक नौकर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। मेरे बेटे की किसी भी चीज पर तेरा कोई अधिकार नहीं। वो उन्हें घर में तो रख लेती है, लेकिन उन दोनों के साथ वो दोनों बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। एक दिन सलोनी घर का काम कर रही थी। उसने अपनी बेटी को कुछ खिलौने देकर आंगन में खेलने के लिए बैठा दिया, लेकिन अचानक उसकी बेटी ने रोना शुरू कर दिया। इससे पहले कि सलोनी उसके पास आती, तभी उसकी ननद शीतल की नजर उस पर पड़ी। हे भगवान, इन दोनों माँ बेटी ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। देखो तो कैसे गला फाड़ फाड़ कर रो रही है। मेरे सर में दर्द कर दिया है इसने। चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। उस छोटी सी बच्ची को रोते हुए देखकर शीतल उसे चुप करवाना तो दूर, बल्कि उसके पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारती है। तभी सलोनी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। वो तुरंत वहां जाकर अपनी बच्ची को गोद में उठाती है। अरे थोड़ी तो शर्म करो शीतल, तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार करती हो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस मासूम सी बच्ची पर हाथ उठाने से पहले ये तो सोच लेती कि ये कितनी छोटी है, और तो और ये तुम्हारे अपने सगे भाई की बेटी है। क्या तुम्हें इस पर जरा भी तरस नहीं आता? तुम मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाओ, समझी? और ये मेरी कोई भतीजी वतीजी नहीं है। जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है? किस बात का हल्ला किया हुआ है तुम लोगों ने? इन दोनों माँ बेटी ने तो पूरा घर सर पर उठा रखा है। एक तो इसकी बेटी पूरे दिन रोती रहती है, ऊपर से मैंने इसे एक हल्का सा थप्पड़ क्या मार दिया तो ये सलोनी मैडम मेरे सर पर चढ़कर आ रही है। अगर तुम इस तरह मेरी बच्ची के साथ बर्ताव करोगी तो जाहिर सी बात है कि मैं तुम्हें कुछ ना कुछ तो कहूंगी ही। मेरी बात ध्यान से सुन ले, अगर आज के बाद मेरी बेटी से इस तरह ऊंची आवाज में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी बात बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तभी शीतल और शारदा सलोनी के साथ मारपीट करना शुरू करते हैं। वो दोनों उसे खूब बुरी तरह मारते हैं, जिस वजह से सलोनी के शरीर पर नील के बहुत बुरे निशान पड़ जाते हैं। पीटे बिना शांति नहीं मिलती ना तुझे? अब जा यहाँ से और जाकर हम दोनों के लिए खाना बना। सलोनी बेचारी रोती हुई अपनी बेटी को लेकर रसोई में खाना बनाने जाती है। वो अपनी बेटी को किचन के स्लैब पर बैठा देती है और रोते हुए खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। हे भगवान, ये तूने मुझे कैसी किस्मत दी है। हमेशा से सोचती थी कि मेरा पति मेरे पिता जैसा ना हो। तूने मेरे लिए इच्छा तो पूरी की, मुझे इतना अच्छा पति भी दिया, लेकिन उसे इतने जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया? ये लोग हम दोनों के साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं, ना जाने कब हमारे दिन सुधरेंगे। तुम चिंता मत करो सलोनी, मैं आज के आज ही तुम्हारे बुरे दिनों को सुधार दूंगा। अरे
ये भला कैसा सीताफल है? ये तो मुझसे बात कर रहा है। हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जादुई सीताफल हूँ और मैं अपने जादू से कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कल से यहाँ पर बैठ कर देख रहा हूँ कि ये लोग कैसे तुम दोनों पर अत्याचार करते हैं। अब इन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। तुम बस देखती जाओ मैं इनके साथ क्या क्या करता हूँ। तुम चलो मेरे साथ। जादुई सीताफल भागता हुआ जाता है और शीतल और उसकी माँ को एक रस्सी से बांध देता है। अरे ये कैसा सीताफल है और तुमने हमें रस्सी से क्यों बांध दिया? खोलो हमें। अब तो ये रस्सी तभी खुलेगी जब मैं तुम्हें पीट पीट कर तुम्हारी अकल ठिकाने लगाऊंगा। जादुई सीताफल अपने हाथ को आगे करता है और उसके हाथ में एक डंडा आ जाता है। जादुई डंडे, इन दोनों को तब तक मारो जब तक इन दोनों का शरीर पूरी तरह से नीला ना पड़ जाए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जादुई सीताफल के इतना कहते ही वो डंडा उन दोनों को बुरी तरह पीटने लगता है। थोड़ी ही देर में दोनों का शरीर पूरी तरह नीला पड़ जाता है और वो दोनों दर्द के मारे जोर जोर से करहाने लगती है। छोड़ो हमें, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो। हे भगवान, बचा ले हमें इस सीताफल के भूत से, वरना ये आज हमें पीट पीट कर तेरे पास पहुंचा देगा। तुम्हें क्या लगता है भगवान तुम जैसे पापियों की बात सुनेगा? तुम दोनों को शर्म नहीं आई सलोनी और उसकी छोटी सी बेटी पर इतना अत्याचार करते हुए? जादुई डंडे और मारो इन्हें। उन दोनों को दर्द में इस तरह करहाते हुए देखकर सलोनी को उन पर तरस आ जाता है। बस करो जादुई सीताफल, इन्हें और मत मारो। इनका शरीर पहले ही बिल्कुल नीला पड़ चुका है, छोड़ दो इन्हें। देख रही हो ना तुम दोनों ने इसके और इसकी बेटी के साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे बारे में सोच रही है। शर्म आती है मुझे तुम जैसे लोगों पर। सलोनी के कहने पर जादुई सीताफल उन दोनों को छोड़ देता है, जिसके बाद वो सलोनी को उसकी बेटी के साथ उस घर से ले जाता है। वो उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा नया घर बनाता है, जहाँ पर काम करने के लिए नौकर चाकर भी होते हैं। जादुई सीताफल सलोनी के साथ रहकर एक बड़े भाई की तरह उसकी रक्षा करता है। उस दिन के बाद सलोनी अपनी बेटी और जादुई सीताफल के साथ उस नए घर में रहती है और वो तीनों वहाँ पर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं।